नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे दो तीन चीज़ों की। देखिए किस तरह से देश के संविधान में पहला संशोधन विधेयक आया, और ये संशोधन विधेयक कोई चुनी हुई सरकार नहीं लाई। ये जवाहरलाल नेहरू की वही सरकार लाई जो 1946 में बनी थी, जिसे शपथ लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई थी, जो यूनियन जैक के तहत शपथ ली गई थी और ब्रिटेन की महारानी के नाम पर। पहला चुनाव 1952 में 51-52 में हुआ। संविधान बनने के बाद से ही जवाहरलाल नेहरू के अंदर बेचैनी शुरू हो गई। उनका जो मुलम्मा था लोकतांत्रिक होने का, डेमोक्रेट होने का, उनका जो मुखौटा था वो चरमराने लगा। उनके अंदर से बेचैनी झांकने लगी। उनके बारे में उस समय आलोचना भी होने लगी। कहा जाने लगा कि ये बहुत उतावले हैं, धैर्यहीन हैं, दम्भी हैं, हठी हैं, और तमाम तरह की बातें उनके बारे में कही जा रही थी। नीरज सी चौधरी बहुत बड़े लेखक हैं। नीरज सी चौधरी ने उन्हें तानाशाह लेकिन दुष्टता से रहित कहा। इसके अलावा उनके जो जीवनीकार थे, ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेट थे, नाम था उनका वॉल्टर क्रूकर। उन्होंने लिखा है कि नेहरू मिजाज से सर्वाधिकारवादी थे और स्वभाव से अपने विपक्ष के, अपने विरोधियों के प्रति असहिष्णु थे। ये किसी बीजेपी के नेता या जनसंघ के नेता, आरएसएस के नेता की बात नहीं है। ये उनके जीवनीकार और एक इंडिपेंडेंट वॉइस के रूप में नीरज सिंह चौधरी की बात है। तो जो माहौल बन रहा था देश में, वो नेहरू को पसंद नहीं आ रहा था, और उसकी पृष्ठभूमि धीरे धीरे तैयार हो रही थी पहले संविधान संशोधन की। नेहरू को पता था कि अप्रैल-मई 1951 में 1951 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, आम चुनाव होने हैं। उन्होंने 6 महीने टलवा दिया उसको। 6 महीने चुनाव टल गया तो आप देखिए उसके बाद क्या क्या होता है। संविधान बनने, लागू होने और पहला आम चुनाव होने के बीच में क्या क्या होता है। भारतीय संविधान का जो मूल और अनिवार्य अंग है, या कहें कि जो था, जो संविधान सभा ने बनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को जिसको देश ने स्वीकार किया, उसमें मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन दो चीज़ों को आपातकालीन परिस्थितियों में भी बनाए रखने की वकालत की गई थी। इसकी व्यवस्था की गई थी और इसको संवैधानिक संरक्षण दिया गया था। लेकिन उस समय भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चेतावनी दी थी, आशंका जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक परंपराओं का जिस तरह से अभाव है देश में, जिस तरह से लोगों में भक्ति भाव होता है, राजनीतिक लोगों की पूजा होती है, उसमें इस बात का खतरा हमेशा बना रहेगा कि भारत अपना लोकतंत्र और संविधान खो देगा। 1975 में यही हुआ। अब कुछ घटनाएं हुई इस बीच में। 8 फरवरी 1950 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिक सेफ्टी मेजर्स एक्ट जो है, उसके तहत संदिग्ध जो कम्युनिस्टों को बिना किसी अपील के अधिकार के हिरासत में रखा गया है, वो नहीं रखा जा सकता। उनको रिहा कर दिया, और रिहा करने की खबर देश भर में पहुंची तो मद्रास की जेल में बंद 200 कम्युनिस्टों ने हड़ताल कर दी। अब आप देखिए कि सरकार ने उसके बाद क्या किया। इस हड़ताल के बाद पुलिस ने इन सब 200 कम्युनिस्टों को एक हॉल में इकट्ठा किया और अंधाधुंध गोलियां चलाईं। 22 लोग मारे गए, 107 घायल हुए। इसकी आलोचना क्रॉसरोड्स, एक रोमेश थापर की पत्रिका थी। आपको मालूम है रोमेश थापर कम्युनिस्ट थे, ऑर्गेनाइज़र, और इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसकी आलोचना की। जयप्रकाश नारायण ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उसके अलावा के.एन. काटजू ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। नेहरू को ये सब बातें परेशान करने लगी। उसके अलावा उनको ये बात भी पसंद नहीं आ रही थी कि सरदार पटेल पाकिस्तान के बारे में सख्त, और पश्चिम बंगाल में जो दंगे हो रहे थे उनको लेकर सख्त नीतियां अपना रहे थे। इससे उनकी नाराज़गी लगातार बढ़ती जा रही थी। तो संविधान लागू होने के 4 महीने के भीतर ही ये लगने लगा कि जिन लोगों ने संविधान बनाया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया, उनको ये प्रावधान खटकने लगा।
प्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक लगने वाला कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस सरकार का जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल जो है और सरकार जो है वो उसके अंदर की तानाशाही प्रवृत्तियां सामने आने लगी। और उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल से नाराज़गी के चलते पाकिस्तान के विदेश मंत्री से कहा कि पश्चिम बंगाल के अखबारों में जो खबरें छप रही हैं उनको वो अवांछनीय मानते हैं। क्या खबरें छप रही थी? ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है वहाँ हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा था और उसके अलावा पाकिस्तान में जो अत्याचार हो रहा था उनकी खबरें छप रही थी, उनको अवांछनीय बताया जवाहरलाल नेहरू ने। इन सब बातों के विरोध में उनके वित्त मंत्री जॉन मथाई ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा नेहरू जो कुछ कर रहे हैं वो दरअसल एक तरह का तुष्टीकरण है और ये देश के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली नीति है। देखिए उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी वित्त मंत्री ऐसा कह रहे हैं। सरदार पटेल के बारे में और बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम ही है। और यहीं नहीं रुके जॉन मथाई, उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के तानाशाही रवैये के कारण मंत्रिमंडल में लोगों का काम करना कठिन हो गया है। नेहरू को कांग्रेसी सबसे बड़ा डेमोक्रेट बताने से कभी चूकते नहीं। उनका जिस तरह से महिमा मंडन किया जाता है, जिस तरह से उनकी इमेज बनाई गई, गढ़ी गई, जिस तरह से उनके बारे में किताबें लिखवाई गई, लेख लिखवाए गए, फिल्में बनी, उन सब के जरिए बताने की कोशिश हुई कि नेहरू से बड़ा डेमोक्रेट आज़ाद हिंदुस्तान में कोई हुआ ही नहीं। जब जॉन मथाई का इस्तीफ़ा पहुंचा तो नेहरू जी कहाँ थे आपको मालूम है? INS दिल्ली पर छुट्टियां मना रहे थे, युद्धपोत पर छुट्टियां मना रहे थे भारत के प्रधानमंत्री। और उन्होंने उनके इस्तीफे पर क्या प्रतिक्रिया दी? उन्होंने कहा शांत समुद्र में मेरी छुट्टियों में खलल डालने का काम किया गया है। ये देश के प्रधानमंत्री का दंभी और अहंकारपूर्ण जो रवैया था उसका प्रतीक था। अब नेहरू को देखिए धीरे धीरे वो संविधान के खिलाफ होते जा रहे थे। जमींदारी उन्मूलन का मामला अटक गया तो उन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी कि अंशतः संविधान के कारण, कुछ वकीलों की राय के कारण और न्यायालयों के निर्णय के कारण जो है ये मामला उलझता जा रहा है। यानी वो पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे कि संविधान में संशोधन की ज़रूरत है, जो उन्होंने किया, संपत्ति का अधिकार ख़त्म कर दिया। इसी बीच मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा सरकारी संस्थानों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर प्रवेश नहीं मिल सकता। आप देखिए ये फैसला भारत के हित में बहुत बड़ा फैसला था। अगर इसको बने रहने दिया जाता, अगर इसको स्वीकार कर लेती केंद्र सरकार, उस समय की जवाहरलाल नेहरू की सरकार। इसलिए उन्होंने कहा ये जो सरकार ने कम्युनल ऑर्डर जारी किया है ये संविधान के अनुच्छेद 15(1) और 29(2) का उल्लंघन करता है। इस बीच में नेहरू के तमाम विरोध पूरी ताकत लगाने के बावजूद सरदार पटेल ने पुरुषोत्तम दास टंडन को कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जितवा दिया, अध्यक्ष बन गए। नेहरू ने विरोध में कार्यसमिति में जाने से मना कर दिया, टंडन जी की कार्यसमिति का हिस्सा बनने से ही मना कर दिया। अब आप परिस्थिति देखिए कि देश का प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुने जाने पर उसकी कमेटी में जाने से मना कर देता है। साफ साफ था ये एक तरह से अध्यक्ष के प्रति नो कॉन्फिडेंस। लोकतांत्रिक तरीके से जीते हुए अध्यक्ष को स्वीकार नहीं करना चाहते थे और लोकतांत्रिक रूप से हारे हुए व्यक्ति को देश ने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था 1946 में तो नेहरू के समर्थन में कोई किसी कांग्रेस कमेटी से प्रस्ताव नहीं आया था। एक को छोड़कर सारे प्रस्ताव सरदार पटेल के पक्ष में आए थे। फिर भी गांधी के वीटो से नेहरू प्रधानमंत्री बने। उस समय उनको कोई एतराज़ नहीं था। नेहरू ने पुरुषोत्तम दास टंडन की जीत को सरदार पटेल की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया। ये आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए व्यक्ति को स्वीकार न करने के बहाने बना रहे थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू के भाग्य से और देश के दुर्भाग्य से दिसंबर 1950 में सरदार पटेल का निधन हो गया। अब देश में नेहरू को रोकने वाला, उन पर अंकुश लगाने वाला, उनकी तानाशाही पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं रह गया था।
एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो समय समय पर बोलते थे, लेकिन नेहरू उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होते थे, बल्कि सरकार के प्रस्तावों को वो स्वीकार करें चुपचाप, इसके लिए उनको समय समय पर धमकाते रहते थे। अदालतों से लगातार सरकार को हार मिल रही थी। ये बात जवाहरलाल नेहरू पचा नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था कि वो जैसे चाहें वैसे कानून बने, वैसे संविधान बने। उनको इस बात पर अफसोस होने लगा था कि संविधान सभा ने जो संविधान बनाया उसमें लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्यों दी गई। ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक किताब है 16 Stormy Days, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये त्रिपुर दमन सिंह हैं, इनकी किताब है। अब नेहरू पहले संविधान संशोधन की तैयारी कर चुके थे। हालांकि तैयारी का मन तो जो घटनाएं हो रही थी तभी उन्होंने बना लिया था। फिर जब ये ऑर्गेनाइज़र और क्रॉस रोड्स ने जब ये छापा, उसके बाद इन दोनों पत्रिकाओं को बंद करा दिया सरकार ने। दोनों पत्रिकाओं के संपादक और मालिक सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसलिए इनके प्रकाशन को बंद नहीं कराया जा सकता। किस लिए बंद कराया गया? सिर्फ इसलिए कि सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसी दौरान पहला संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ संसद में। तो नेहरू ने उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए कहा कि देश की व्यापक सामाजिक नीति या तो संसद को बनानी चाहिए या राज्य विधानसभाओं को। किसी और तरीके से इनको बनाना, यानी उनका मतलब था संविधान के निर्देश पर या अदालतों के निर्देश पर बनाना, लोकतंत्र पर प्रहार होगा। उन्होंने कहा सरकार जो है केवल नियमित कामकाज के लिए नहीं होती है। और इससे ज़्यादा आप सुनिए, ये सब सुनकर आपको समझ में आएगा कि नेहरू क्या थे, कांग्रेस पार्टी क्या थी, किस तरह से शुरुआत में सरकार चली और कैसे चलाया नेहरू ने। नेहरू और कुछ भी हो सकते थे, वो लोकतांत्रिक और डेमोक्रेट तो बिल्कुल नहीं थे। उनका मानना था कि जो संविधान के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों बराबर नहीं हैं। ध्यान से सुनिए, नेहरू का कहना था ये तीनों बराबर नहीं हैं। सामाजिक नीतियों को बनाने, उन्हें लागू करने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, इसलिए बाकी जो स्तंभ हैं उन पर प्रभुत्व होना चाहिए कार्यपालिका का, यानी जुडिशरी और विधायिका दोनों पर। और इसी सोच के जरिए जन्म हुआ संविधान की 9वीं सूची का। 9वीं सूची में व्यवस्था ये की गई कि जिस भी कानून को सरकार 9वीं सूची में डाल देगी उसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और ये लंबे समय तक रहा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डॉक्ट्रिन दिया फंडामेंटल राइट्स का, तो उसके मौलिक अधिकारों का, तब ये कहा कि वो भी जस्टिसिएबल है। जो 9वीं अनुसूची में जिन विषयों को डाला गया है उस पर भी विचार कर सकती है न्यायालय। अब इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव दिया कि जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, जो समानता का अधिकार देता है, इसको आंशिक रूप से ख़त्म कर दिया जाए, ताकि समुदाय के आधार पर आरक्षण यानी जातिगत आरक्षण को संवैधानिक संरक्षण मिल सके। आरक्षण देने के लिए समानता के अधिकार में कटौती की गई। तो उस समय जो अटॉर्नी जनरल थे MC सीतलवाड़, उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन विरोध की आवाज़ उस समय सुनने वाला कोई था नहीं। तो त्रिपुर दमन सिंह लिखते हैं कि भारत धीरे धीरे वन मैन शो की ओर बढ़ रहा था। सरकार के इन प्रस्तावों को देखकर संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर जयकर ने कहा कि ये इम्प्रेशन नहीं देना चाहिए, ये छवि नहीं बनने देना चाहिए कि सरकार संविधान में दी गई मौलिक अधिकार की गारंटियों को अपने लिए असहज मानकर उन्हें दखल दे रही है। अगर आपको संशोधन करना ही है तो पहले आम चुनाव के बाद कीजिए, जनादेश लेने के बाद कीजिए। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। नेहरू तय कर चुके थे कि उनको क्या करना है और उनको रोकने वाला कोई था नहीं। सरदार पटेल थे नहीं, एकमात्र व्यक्ति थे जो उनको रोक सकते थे। 12 मई 1951 को 1951 को पहला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश हुआ। अब आप देखिए, किसान
कानून के समय बड़ा हल्ला मचा था कि भाई इस सारे स्टेक होल्डर्स से जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी चर्चा नहीं हुई, यहाँ चर्चा नहीं हुई, वहाँ चर्चा नहीं हुई। पहला संविधान संशोधन विधेयक एक सरकार पेश कर रही है जिसके पास जनादेश नहीं है, इस बात पर बार बार जोर दे रहा हूँ। वो सरकार थी जिसके पास कोई जनादेश नहीं था। उस सरकार ने पहला संविधान संशोधन विधेयक पेश किया सिर्फ 1.5 साल के अंदर, संविधान बनने के 1.5 साल के अंदर, और इस प्रस्ताव की किसी को सूचना नहीं दी गई थी। तो नेहरू तो डेमोक्रेट थे, मोदी ऑटोक्रेट है। 16 मई 1951 को इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। त्रिपुरदमन सिंह लिखते हैं कि ये नेहरूवादी देश बनाने की शुरुआत हो गई थी। नेहरू ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि वो संविधान और देश की युवा पीढ़ी को कुछ छोड़कर जाना चाहते हैं, अपनी विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं। और अब आइए मौलिक अधिकारों पर नेहरू की सोच क्या थी, उनकी सरकार की सोच क्या थी। नेहरू ने कहा मौलिक अधिकारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, नीति निर्धारक सिद्धांत हैं, वो है। और उसके आगे यही रुके नहीं, उन्होंने कहा कि मौलिक सिद्धांत संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने में बाधक बन रहे हैं। और फिर उन्होंने मौलिक अधिकारों का एक तरह से मजाक उड़ाते हुए कहा, उनकी गंभीरता को कम करते हुए कहा कि ये जो अवधारणा है मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, ये फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है, जो पुरानी बात हो गई है। तो नेहरू ने अपने लोगों से, और वो कौन से लोग थे पता नहीं, कांग्रेसी थे, वादा किया था एक सामाजिक क्रांति का, और वो चाहते थे कि संविधान और कानून उसके रास्ते में बाधा न बने। तो संविधान उनके लिए जो है असुविधाजनक हो गया था। आज संविधान बनने के 4 महीने के अंदर ही, और यही वो नेहरू थे जो संविधान बनाने में बढ़ चढ़कर जिन्होंने हिस्सा लिया। नेहरू के बाद बोले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने कहा कि नेहरू जो प्रस्ताव लाए हैं, जो कर रहे हैं, वो दरअसल मूल अधिकारों का, मूल सिद्धांतों की जड़ काटने वाला है। ये उनकी जड़ काटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसे 1.5 साल पहले नेहरू नहीं पास कराया था, तो उन्होंने सवाल पूछा कि जिन लोगों ने इसको पास कराया उनकी समझ पर क्या आपको संदेह है? और व्यंग करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि एक कानून लेकर आए, एक प्रस्ताव लेकर आए, एक संविधान संशोधन लेकर आए कि सारे अधिकार संविधान में संशोधन करने और उसको लागू करने का अधिकार जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। वो जिस तरह से चाहे संविधान बनाएं, जिस तरह से चाहे उसे लागू करें। और इतना ही नहीं, उस संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं, जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए। नाराज़गी का आलम विपक्ष में ये था, और नाराज़गी का आलम सत्ता पक्ष में भी था। कानूनविद एन.जी. रंगा ने कहा कि अब तक का सबसे अच्छा भाषण है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भाषण के लिए। उन्होंने महान ब्रिटिश सांसद और दार्शनिक के नाम पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नया नामकरण किया, भारतीय एडमंड बर्क। लेकिन इन सब बातों से नेहरू जरा भी विचलित नहीं हुए। इसी बीच में मावलंकर, जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, वो भी इन प्रस्तावों से सहमत नहीं थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को 15 मई को एक चिट्ठी लिखी और आपत्ति जताई कि जो संशोधन पेश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। नेहरू ने उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। साप्ताहिक ब्लिट्ज अखबार ने लिखा अपने एडिटोरियल में कि स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने वाला आज उसका गला घोंट रहा है। तो जब ये प्रस्ताव का ये सब माहौल बना, तो उसके बाद आचार्य कृपलानी ने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे से कांग्रेस पार्टी में बड़ी हलचल हो गई। नेहरू के मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे उन पर भी दबाव बढ़ गया। उन्होंने नेहरू पर दबाव डाला। उन्होंने कहा कि जो एक सुझाव दिया जा रहा है कि ये संशोधन में उचित शब्द जोड़ दिया जाए, जिसके लिए नेहरू पूरी तरह से खिलाफ थे, किसी भी हालत में नहीं जोड़ना चाहते थे। आखिर में जब उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बात बिगड़ जाए और ये प्रस्ताव ही उनका गिर जाए, पार्टी के अंदर से विरोध शुरू हो जाए, उन्होंने उचित शब्द जोड़ने का फैसला किया। 29 मई 1951 को 29 मई 1951 को संविधान के आर्टिकल 29 में संशोधनों को पेश करते हुए उन्होंने कहा,
मौलिक अधिकार अब अप्रचलित विचार हैं। ये कांग्रेस के लोग बहुत ध्यान से सुन लें। उनके गॉडफादर, उनके पितामह, उनके सबसे बड़े नेता का मानना था कि मौलिक अधिकार, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार अप्रचलित विचार हैं, यानी ये प्रचलन से बाहर हो चुके हैं। इनकी कोई रेलेवेंस, कोई प्रासंगिकता नहीं है आज के ज़माने में। और इस संशोधन के जरिए सरकार की आलोचना करने वाले, सरकार के प्रति असंतोष का स्वर उठाने वाले ऐसे लोगों पर लगाम लगाने और दंडित करने का संवैधानिक अधिकार सरकार को मिल गया। और इसी के साथ नागरिक अधिकारों के तिरस्कार का रास्ता खुल गया। बहुत से लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को उस समय चेतावनी दी कि ये मत समझिए कि हमेशा आपका या आपके जो वैचारिक सहयात्री हैं उन्हीं का राज रहेगा। एक दिन ये बदलेगा और उस दिन इन्हीं प्रावधानों का आप ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। इस बात को जनता और राजनीतिक दलों और सत्तारूढ़ दलों को हमेशा याद रखना चाहिए। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।